राजापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, पर उसके ऊपर उसके बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी और उसी वजह से मुझे शहर जाकर किसी भी तरह पैसे कमाने हैं ये सोचकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, मैं आज शहर जा रहा हूँ। आप और पिताजी अपना ध्यान रखिएगा। मैं वहाँ कैसे भी करके पैसे कमाकर ही वापस आऊँगा। ये क्या बात हुई रत्ना, तू हमारा इकलौता बेटा है, तू हमें इस तरह छोड़कर चला जाएगा तो कैसे चलेगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उनसे ढंग से आपको खाना भी नहीं खिला पा रहा। इसीलिए भले ही थोड़ा कष्ट हो, लेकिन मैं शहर जाकर मेहनत करके और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तब मैं आपका और पिताजी का और अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा। ठीक है बेटा, तुझे जैसा सही लगता है वैसा कर, पर शहर जाकर काम के पीछे अपने शरीर को कमजोर मत कर लेना। वक्त पर खाना खा लेना। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। इस तरह रत्नाकर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर कोई काम मिलेगा या नहीं ये सोचते हुए समंदर के किनारे से चलते हुए शहर की तरफ जा रहा होता है। चलते चलते समंदर के किनारे पर रेत में एक मछली को तड़पते हुए देखता है। समंदर की लहरों ने मछली को समंदर से बाहर फेंक दिया था और वो अंदर नहीं जा पा रही थी। ये देखकर रत्नाकर को दया आती है और वो सोचता है कि अरे रे, छोटी सी मछली को कितना कष्ट हो रहा है। लगता है ये समंदर की लहरों में बहकर यहाँ आ गई है और समंदर में नहीं जा पाने के कारण तड़प रही है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी जान भी जा सकती है। तुरंत इसे उठाकर समंदर में डाल देना चाहिए। फिर रत्नाकर छोटी सी मछली को अपने हाथ में उठाकर समंदर में छोड़ देता है। पानी में जाते ही मछली खुशी खुशी लहरों में खेलती रहती है। ये देखकर रत्नाकर को खुशी होती है। हे भगवान, आज मैंने एक जीव की सहायता करके उसकी जान बचाई है। इस तरह से इसे पानी में खेलता देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस छोटी मछली को देखकर मुझे शहर भी जाना है, ये बात तो मैं भूलकर यहीं रह गया। अब मुझे तुरंत शहर की ओर जाना चाहिए। और उसके बाद तुरंत रत्नाकर शहर की ओर निकल जाता है। थोड़ा दूर चलने पर उसे कोई पीछे से पुकार रहा है ऐसा एहसास होता है। ए नौजवान, जरा सुनो तो, यहाँ आओ, तुम ऐसे ही चले जा रहे हो। ये क्या, लगता है कोई पुकार रहा है। कौन हो सकता है? जब वो पलटकर देखता है तब उसे समंदर के पानी के बीचों बीच एक लड़की दिखाई देती है, कमर तक डूबी हुई। लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सोचता है कि वो किसी और को पुकार रही है। वह फिर से आगे चलने लगता है। ए, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो तुम, जरा रुको ना। फिर उसे समझ में आता है कि वो लड़की उसे ही पुकार रही है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़की के पास जाकर उसे देखकर कहता है, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे नौजवान, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कुछ मिनटों पहले ही इस मिट्टी में मैं अपने जीवन के लिए तड़प रही थी। फिर से मुझे समंदर में डालकर मेरी जान बचाने वाले तुम ही हो। क्या कहा आपने? जिस छोटी सी मछली की मैंने कुछ समय पहले जान बचाई वो आप ही हैं। लेकिन आप अचानक से स्त्री रूप में कैसे आ गईं? असल में मैं एक मरमेड हूँ। मैं मनुष्य के रूप में भी बदल सकती हूँ, चाहिए तो देख लो। कमर तक डूबी हुई मरमेड जरा सा ऊपर उठकर अपना पूरा रूप रत्नाकर को दिखाती है और तब आधा शरीर मनुष्य का और बाकी शरीर मछली का। ये देखकर रत्नाकर को आश्चर्य होता है और वो देखता रहता है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद थोड़ा होश में आकर लड़की से कहता है, इसका मतलब है कि तुम एक मरमेड हो। मेरी दादी ने बहुत कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन कभी आंखों से नहीं देखा था। एक मरमेड को मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी भी मरमेड को नहीं देखा था। लेकिन अगर तुम एक मरमेड हो तो इसके पहले तुम ऐसे रेत पर क्यों तड़प रही थी? अगर तब तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके स्त्री रूप में आ जाती तो अपनी जान स्वयं बचा सकती थी। ऐसा नहीं है, मेरी शक्तियाँ तभी काम करती है जब मैं पानी में होती हूँ। जब मैं किनारे पर आ जाती हूँ ना, तब मैं नन्ही मछली में बदल जाती हूँ और अपनी शक्तियों को खो देती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर तड़प रही थी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचाई। इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ये शंख मैं तुम्हें उपहार में देना चाहती हूँ। इसके लिए उपहार की क्या जरूरत है? और वैसे भी इस शंख का मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है जिससे मैं अपने माता पिता का ध्यान रख सकूं, और इसीलिए पैसे कमाने हेतु मैं शहर जा रहा था। तभी मैंने तुम्हें यहाँ देखा।
तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जितना सोच रहे हो उतना साधारण नहीं है ये शंख। ये जो शंख है ना, उसे अपने कानों पर लगाओगे तो हर तरह के जानवर की बोली तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसके जरिए तुम पैसा कमा पाओगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने जो मेरी मदद की है उसके बदले में मैं तुम्हें ये उपहार के तौर पर देती हूँ। ठीक है, उपहार को स्वीकार करता हूँ। अगर ये शंख सचमुच जानवरों की भाषा को समझ जाता है तो ये सच में बहुत ही अद्भुत शंख है। ठीक है, मुझे दे दो। उसके बाद उस मत्स्य कन्या से रत्नाकर शंख ले लेता है, जिसके बाद मत्स्य कन्या तुरंत समंदर के अंदर चली जाती है। फिर रत्नाकर वह शंख लेकर जंगल के रास्ते शहर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे 2 तोतों की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि अच्छा, लगता है यहाँ पर 2 तोते आपस में बात कर रहे हैं। जो शंख मत्स्य कन्या ने मुझे दिया है, जरा देखूं तो वो काम करता है या नहीं। और फिर वो शंख को अपने कानों पर लगाकर दोनों तोते एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं उत्साह से सुनना शुरू कर देता है। सुनो यार, मुझे इस दुनिया में सारे जानवरों में सबसे मासूम जानवर कौन है ये जानने की बड़ी इच्छा है। तुम्हें कुछ पता है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग काफी तेज हो गया है, तभी तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। अच्छा, तुम्हें नहीं पता तो मत बताओ यार, तुम मेरी टांग क्यों खींच रहे हो? तुम बुद्धिमान हो इसलिए पूछ लिया। अरे बाबा, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ऐसा है क्या? तो बताओ ना। इस दुनिया के सबसे मासूम जानवर का नाम है इंसान। अद्भुत शंख के द्वारा उनकी बातें सुन रहा रत्नाकर तोते की कही बात कि मासूम जानवर इंसान है सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उनकी बातें सुनना जारी रखता है। ये क्या यार, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो इंसान को ही माना जाता है ना, और फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। बात यह है कि इंसान अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता है, लेकिन उन्हें सच्चाई बिल्कुल नहीं पता। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, वो देखो। क्या तुम्हें पोखरा दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक पोखरा ही तो है और उसमें पानी है। तो क्या तुम्हें बस इतना ही दिखा? उस पोखरे को पार करने के लिए वहाँ पत्थर भी रखे गए हैं, जिन्हें सब पैर से पार करते हैं। वो कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि वो एक शुद्ध अनमोल सोना है। लोग उस पर पैर रखकर चलते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। भला इससे ज्यादा मासूमियत का सबूत और क्या होगा? हाँ यार, तुम्हारे ऐसा कहने के बाद तो मुझे भी लग रहा है कि इंसान बहुत ही मासूम होते हैं। खैर, मुझे क्या, चलो हम उड़कर जाते हैं और अमरूद खाते हैं। हाँ, चलो उड़कर जाते हैं। फिर वो दोनों तोते पोखर में जो सोना है उसके रहस्य के बारे में बात करके वहाँ से उड़ जाते हैं। पूरी बात अद्भुत शंख के द्वारा सुनकर रत्नाकर ऐसा सोचता है, ये तोते मनुष्य के बारे में कैसी बातें कर रहे थे? उन्हें जो बोलना है बोलने दो, लेकिन मुझे तो सोने का रहस्य पता चल गया है ना। मैं उस पोखरे में जाकर वहाँ से तुरंत सोना ले लेता हूँ। फिर रत्नाकर पोखर के पास जाकर उसके ऊपर रखा पत्थर उठाकर उस पर मौजूद काई को हटाता है। चमचमाता हुआ सोना बाहर निकलता है। यह देखकर रत्नाकर बहुत खुश हो जाता है और ऐसा कहता है, इसका मतलब है उस तोते की कही बात बिल्कुल सच है। अब मैं इस सोने को बेचकर उससे आने वाले पैसों से व्यापार करके अपने माता पिता को बहुत खुश रखूंगा। फिर अपने नसीब के बारे में सोचकर बहुत खुश होकर वहाँ से निकलकर फिर से घर जाते समय जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पर रत्नाकर को 2 कौवे काव काव करते हुए सुनाई देते हैं। इस जंगल में तोते को सुना तो मुझे इतना सारा सोना मिल गया, और अब मैं यहाँ अगर रुककर गांव में घूम रहे इन कौवों की बात सुन लूंगा तो ना जाने मुझे और क्या मिल जाए। फिर से अद्भुत शंख को अपने कानों पर लगाकर वो कौवे क्या बात कर रहे हैं रत्नाकर बहुत ध्यान से सुनना शुरू करता है। क्या बात है यार, क्या हुआ? लगता है पूरा गांव घूम कर आए हो। क्या हुआ है? अरे यार, गांव घूमने की बात छोड़, इंसानों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया है। क्या यार, उन्हीं के पास खाना खाकर जी रहे हैं और तुम कह रहे हो कि उन पे गुस्सा आया है? हुआ क्या है? मैं जब किसान के घर के ऊपर से उड़ रहा था तो वहाँ पर कुछ हंगामा देखा मैंने आज। हाँ, पर क्या देखा? बताओ मुझे। जरूर बताऊंगा। 1 नंबर के बेवकूफ लोग हैं वो लोग।
क्या यार, ऐसा क्या हुआ था वहाँ? तूने क्या देखा? बात ये है कि किसान की बेटी की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। उसे ठीक करने के लिए उसने कई सारे वैद्य बुलाए। न जाने कितने वैद्य बुला लिए और कितनी सारी दवाई की, लेकिन लड़की ठीक ही नहीं हुई। अब उसकी जान खतरे में है। उसकी बेटी की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए किसान ने इतना सब कुछ किया। फिर भी तू उसे बेवकूफ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बीमारी कोई दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। उसकी बीमारी किसान के नागदोष की वजह से है। अच्छा, नागदोष, ये क्या है? क्या तुम्हें पता है कि वो रोग कैसे आया था? हाँ बताता हूँ, सुनो। जमींदार के घर में कवर शीट बिछाते वक्त घास के साथ एक सांप भी उसमें फंस गया था। वो भूख के मारे तड़प रहा है। अगर उसे कोई आजाद करके खाना देगा तभी किसान की बेटी का रोग ठीक होगा। तब तक सांप के प्राण उस लड़की से जुड़े रहेंगे, समझ गया? इस तरह किसान की बेटी के रोग के पीछे जो रहस्य है, दोनों कौओं की बातों के जरिए अद्भुत शंख से सुन रहा रत्नाकर जान लेता है और उसे एक विचार आता है। वह किसान के पास जाकर वहाँ पर मौजूद सारे वैद्य के बीच दुखी किसान को देखकर उससे कहता है, साहब, अगर आपकी सहमति हो तो आपकी बेटी का जो रोग है वो मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर आपको भरोसा हो तो मुझे अनुमति दीजिए। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सारे वैद्य लोटपोट होकर हंसना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक वैद्य कहता है, क्या कहा? तुम इस रोग को ठीक कर पाओगे? लेकिन कैसे? हम लोग कौन है ये तुम्हें पता भी है? इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध वैद्य हैं। हमारे रहते इस रोग का इलाज नहीं हो पाया तो भला तुम कैसे कर पाओगे? देखने में तो छोटे लड़के प्रतीत होते हो। तुमने वैद्य का ज्ञान कहाँ से सीखा? साहब, मेरा नाम रतन है। मैं वैद्य नहीं हूँ, लेकिन आपसे जो रोग ठीक नहीं हो पाया उसे ठीक करने की मैं क्षमता रखता हूँ। क्या कहा? तुम वैद्य नहीं हो? तो फिर किस साहस से कह रहे हो कि इस रोग को तुम ठीक कर दोगे? क्या तुम पागल हो क्या? बताओ। फिर सारे वैद्य उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इतनी देर से उन सब की बात सुन रहे किसान को रत्नाकर का साहस बहुत अच्छा लगता है। रत्नाकर की जगह कोई भी आकर उसकी बेटी की तबीयत ठीक करने की कोशिश करे तो उसे नकारने की परिस्थिति उसकी नहीं थी। बेटा, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी का रोग ठीक करके उसकी जान बचा ली तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। तुम उसका इलाज तुरंत शुरू करो। किसान की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन रत्नाकर ऐसा क्या करने वाला है ये देखने के लिए वो इंतजार करते हैं। तब रत्नाकर अंदर जाकर पलंग पर लेटी किसान की बेटी को देखकर किसान से कहता है, साहब, ये कोई साधारण रोग नहीं है, एक प्राणी के श्राप से आया हुआ रोग है। यही कहीं उसके साथ क्रूरता हुई है। क्या कहा? एक प्राणी के श्राप से आया हुआ रोग? तो फिर इसका उपचार क्या है ये तुम ही बताओ बेटा। हाँ, घर की छत पर घास के पीछे कई दिनों से एक सांप फंसा हुआ है और उसकी जान खतरे में है। अगर उसे आजाद करके उसकी जान बचाएंगे तो आपकी बेटी श्राप से मुक्त हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए शीघ्रता कीजिए। और फिर रत्नाकर के कहने पर तुरंत किसान अपने नौकरों को बुलाकर घर की छत को खोलकर उसमें फंसे सांप को बाहर निकालते हैं। उसे भूख के मारे अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करता देख उसको तुरंत दूध देते हैं। वह दूध पीकर ताकत आते ही वहाँ से चला जाता है। सांप के जाने के बाद पलंग पर लेटी किसान की बेटी खड़ी हो जाती है। सांप के थोड़े दूर जाते ही लड़की चलना शुरू कर देती है। सांप भी अपना रास्ता देखकर चला जाता है। उसके बाद किसान की बेटी का रोग भी चला जाता है। यह देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किसान बहुत खुश होकर कहता है, रतन, सही समय पर आकर तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, इसलिए वादे के अनुसार मैं उसकी शादी तुमसे करवाऊंगा। रत्नाकर की शादी किसान की बेटी से हो जाती है। उसके बाद अद्भुत शंख के द्वारा मिले सोने की मदद से अच्छा पैसा कमाकर रत्नाकर घर लौटकर माता पिता से अपनी पत्नी को मिलवाता है और उसी दिन से अपने माता पिता का अच्छा ध्यान रखकर और अपने पत्नी के साथ रत्नाकर खुशी से जीता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।